मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, कल हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जाना। सविनय अवज्ञा आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात आज की जो आपकी घटना है गांधी इरविन समझौता, जो आज हम अध्ययन करेंगे गांधी इरविन समझौते के बारे में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में कल हम लोग अंतिम में पहुंचे थे इंदिरा गांधी ने इसी समय वानरी और मंजरी सेना गठित की थी। जैसा आपको बताया गया लास्ट में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इंदिरा गांधी ने मंजरी सेना, वानरी सेना का गठन किया था। तो आइए मित्रों, इसी को हम आज देखते हैं, मंजरी सेना और वानरी सेना के बारे में, और साथ ही साथ गांधी इरविन समझौता क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका चल ही रहा था कि इसी समय एक और घटना होती। थोड़ा सा हम जान लेते हैं, क्योंकि हम क्रमशः चल रहे हैं तो क्रमशः चलने में एक होता है गोलमेज सम्मेलन। तो गांधी इरविन समझौते के पहले आपका गोलमेज सम्मेलन, तो कल हमने चर्चा जो किया था इंदिरा गांधी तक की बात हुई थी कि इंदिरा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सेना गठित की थी इंदिरा गांधी, और ये आपकी है कौन सी सेना, मंजरी सेना, और कौन सेना, वानरी सेना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं जो पहला आपका सम्मेलन होता है जिसे कहते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि आधुनिक इतिहास में हमने देखा, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, ये घटनाएं एक दूसरे से आपकी क्या है, जुड़ी हुई हैं, और ये आपका एक सम्मेलन होता है जिसे हम कहते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका कब होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है 12 नवंबर 1930 ईस्वी से ये आपका दिसंबर 1930 ईस्वी तक चला। 12 नवंबर 1930 से ये आपका जनवरी 1931, देख लेते हैं इसको फिर से, जनवरी 1931 ईस्वी तक ये आपका क्या है, चलता है, जनवरी 1931 ईस्वी। तो आइए, जैसे हमने देखा कि प्रथम गोलमेज जो आपका सम्मेलन था ये आपका 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला। और ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ये हुआ कहाँ पर, सेंट जेम्स पैलेस आपका है। और सेंट जेम्स पैलेस जो आपका है कहाँ पर है, ये आपका है लंदन में। सेंट जेम्स पैलेस आपका कहाँ पर, लंदन में। यहीं पर ये सम्मेलन आपका क्या हुआ, आयोजित हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर हम अगला देखते हैं कि एक आपके हैं जॉर्ज पंचम, और जॉर्ज पंचम यहाँ पर इसके क्या हुए, अध्यक्ष होते हैं जॉर्ज पंचम। प्रथम गोल सम्मेलन में सभी भाग लेते हैं, भारत के जो भी अन्य दल हैं, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे आपका दलितों के नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, ये सभी आपके क्या करते हैं, भाग लेते हैं। किंतु कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन नहीं लिया, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में सबसे बड़ी पार्टी, भारत में सबसे बड़ा संगठन था, और जिसने भाग नहीं लिया तो ये वही बात हो गई जैसे बिना दूल्हे की बारात। तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका किस प्रकार से साबित हुआ, बिना दूल्हे की बारात जैसे साबित हुआ कि दूल्हा ना हो और बाराती सब पहुंच जाएं। तो यहाँ पर यही स्थितियाँ बनती हैं, तो कोई निर्णय यहाँ पर नहीं हो पाता है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, जॉर्ज पंचम हैं यहाँ पर। और यहीं पर आपके हैं जिन्हें हम कहेंगे रैमजे मैकडोनाल्ड आपके हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री थे, रैमजे मैकडोनाल्ड। उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया, और अध्यक्ष कौन थे,
अध्यक्षता में किसके हुआ, तो अध्यक्ष थे रैमजे मैकडोनाल्ड, ये आपके प्रधानमंत्री थे। इस प्रकार से हमने ये देखा कि ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इसी समय महात्मा गांधी को क्या किया जाता है, महात्मा गांधी जो आपके कहाँ पर थे, महात्मा गांधी जेल में थे। महात्मा गांधी को जेल से क्या किया गया, रिहा कर दिया गया। जब कांग्रेस वहाँ पर नहीं पहुँची, महात्मा गांधी को जेल से रिहा किया गया। और तेज बहादुर सप्रू और जयकर, तेज बहादुर सप्रू और कौन हो गए, जयकर के सहयोग से महात्मा गांधी और इरविन के मध्य आपका क्या होता है कि मध्य एक समझौता होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गांधी इरविन समझौता। देखिए यहाँ पर ये जो पृष्ठभूमि आपकी बनती है, गांधी इरविन समझौते की जो पृष्ठभूमि आपकी यहाँ पर बन रही है, ये कैसे बनी, उसमें किसकी भूमिका थी, तेज बहादुर सप्रू और जयकर की भूमिका थी। और यहाँ पर ये हुआ कि गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। तो आगे हम यही अब देखेंगे, गांधी इरविन समझौता कौन सा होगा आपका, गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन जो आपका समझौता होता है, ये कब होता है, कहाँ होता है, इसे अब हम जानेंगे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी, 5 मार्च 1931 ईस्वी कहाँ पर हुआ, दिल्ली में हुआ। दिल्ली में समझौता होता है, दिल्ली में समझौता हुआ और इसलिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा गया, दिल्ली समझौता कहा गया, दिल्ली समझौता कहा गया। तो दिल्ली समझौता के नाम से भी इसे जाना जाता है। दिल्ली समझौता किसके बीच हुआ, महात्मा गांधी और इरविन के बीच होता है। और इसी प्रकार से इस समझौते में क्या क्या बातें थीं, कौन कौन सी बातें इसमें की गई, आइए अब हम देखते हैं कि इसे दिल्ली समझौता, दिल्ली पैक्ट भी इसे कहते हैं, दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। तो दिल्ली पैक्ट आपका है, दिल्ली समझौता है, क्योंकि ये समझौता आपका हुआ कहाँ था, दिल्ली में हुआ था। महात्मा गांधी और इरविन के बीच भूमिका किसकी थी, अभी आपको बताया गया, भूमिका आपकी थी, भूमिका तेज बहादुर सप्रू और किसकी, जयकर की थी, जयकर की भूमिका थी। आगे देखते हैं समझौते में हुआ क्या। समझौते में निर्णय लिया गया कि जो आपके राजनीतिक बंदी हैं, राजनीतिक बंदी की रिहाई की क्या किया जाए, को रिहा किया जाए या की रिहाई की बात हुई। और ऐसे राजनीतिक बंदी जो हिंसा से न जुड़े हों, जो जिन पर हिंसा का आरोप न हो, ऐसे राजनीतिक बंदियों को क्या कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। पहली बात ये हुई। दूसरा ये हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया जाए, आंदोलन को बंद कर दिया जाए, बंद किया जाए। अगला गांधी इरविन समझौते में क्या बात की गई, जो आपके सरकारी नौकरी आपके छोड़ चुके थे, उनके साथ सरकारी नौकरी छोड़े हुए व्यक्ति के साथ, सरकारी नौकरी छोड़े हुए व्यक्ति के साथ, वे व्यक्ति के साथ क्या किया जाए, उदारता बरती जाए। व्यक्ति के साथ क्या हो, उदारता। क्योंकि आंदोलन के दौरान बहुत से लोग सरकारी नौकरी, जैसे कुछ वकीलों ने वकालत छोड़ा, इसी प्रकार से के साथ क्या किया जाए, उदारता का व्यवहार किया जाए, उदारता का क्या किया जाए, व्यवहार किया जाए। इसी प्रकार से
संपत्ति को वापस किया जाए। जो आपकी संपत्ति थी, संपत्ति जो अधिग्रहित की गई, संपत्ति अधिग्रहित की गई थी, अधिग्रहित की गई, उसे क्या किया जाए, की गई थी, उसे वापस किया जाए, उसे क्या कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। तो ये सभी आपके क्या हैं, कर दिया जाए। ये सभी घटनाएं या ये सभी समझौते यहाँ पर हुआ। लेकिन यहाँ पर अधिग्रहित संपत्ति में ये कहा गया कि जब जो वही संपत्ति आपकी वापस होगी जो किसी तीसरे व्यक्ति को बेचा ना गया हो। मान लीजिए किसी ने अधिग्रहित किया और उसे तीसरे व्यक्ति को बेच दिया हो, उसे क्या किया हो, तीसरे व्यक्ति को बेच दिया हो, तो वह संपत्ति वापस नहीं की जाएगी। बाकी जो अधिग्रहित संपत्ति है उसे क्या किया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। लेकिन तीसरे व्यक्ति को बेची गई संपत्ति को वापस नहीं किया जाएगा। अगला ये है कि आप भाई शांतिपूर्ण ढंग से, ये भी इसमें प्रस्ताव था कि शांतिपूर्ण ढंग से आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से आप क्या कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, धरना दे सकते हैं, धरना दे सकते हैं। जैसे शराब की दुकान पर धरना दें, लेकिन वो भी किस प्रकार से दें, शांतिपूर्ण ढंग से आप धरना दे सकते हैं। ये सभी बातें गांधी इरविन समझौते में की गई थी। एक बात ये भी था कि भाई प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, तो सम्मेलन में कांग्रेस को भाग लेना होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या करना होगा, भाग लेना होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भाग लेना होगा। सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी, कांग्रेस क्या करेगी भाई, भाग लेगी। तो इस प्रकार से ये सभी बातें गांधी इरविन समझौते में की गई थी। और यहाँ पर ऐसे जैसे आपका है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु पर यहाँ पर चर्चा आपकी नहीं होती है। और इसी तरीके का एक सम्मेलन, कांग्रेस का जो वार्षिक सम्मेलन आपका होता है, कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन आपका फिर एक होता है कहाँ पर, कराची में। कराची में वार्षिक सम्मेलन आपका कब होता है, दिसंबर माह में, दिसंबर में होता है। और दिसंबर 1931 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ, कराची में। और इसके अध्यक्ष आइए देखते हैं, कराची अधिवेशन, कांग्रेस कराची अधिवेशन, कांग्रेस कराची अधिवेशन। कांग्रेस कराची अधिवेशन आपका होता है कब, दिसंबर 1931 ईस्वी, दिसंबर 1931 ईस्वी। अध्यक्ष यहाँ पर कौन होते हैं, अध्यक्ष की बात किया जाए तो ये वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। वल्लभ भाई पटेल आपके हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। यहीं पर मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार, कई बार ये प्रश्न आया, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य का प्रस्ताव पास किया गया। का प्रस्ताव क्या हुआ, पास हुआ। कांग्रेस के मंच से ये क्या होता है, पास होता है। तो जैसे भी हमने देखा मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य। लेकिन इसी कराची अधिवेशन में एक और घटना होती है। कराची अधिवेशन में युवा गांधी का विरोध करते हैं। युवा क्या करते हैं, गांधी जी का विरोध करते हैं। क्या करते हैं भाई, विरोध। और इस विरोध पर यहीं पर इन्होंने एक शब्द कहा कि गांधी तो मर सकते हैं किंतु गांधीवाद नहीं। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि गांधी मर सकते हैं, गांधी मर सकते हैं, मर सकते हैं, गांधीवाद नहीं, गांधीवाद नहीं। तो इस प्रकार से इन्होंने विरोध में एक शब्द ये कहा कि गांधी मर सकते हैं, गांधीवाद नहीं। आज ये देखने को भी हमको मिल रहा है कि यही आपका है सर्वोदय सबका साथ सबका विकास, एक कार्यक्रम भी अब सरकार इस पर कहती है सबका साथ सबका विकास। तो आज भी गांधीवाद आपका जिंदा है। तो यह बात इन्होंने कब की थी
कराची अधिवेशन 1931 में कि गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद नहीं। आगे हम देखते हैं इसी प्रकार की जो अगली घटनाएं आपकी होती हैं। इसी गांधी इरविन समझौते को युग प्रवर्तक की संज्ञा दी थी के एम मुंशी। एक आपके हैं के एम मुंशी, के एम कौन है? मुंशी हैं। और के एम मुंशी गांधी इरविन समझौते को, गांधी इरविन समझौते को युग प्रवर्तक की संज्ञा दी। समझौते को कौन सी संज्ञा दी? युग प्रवर्तक की संज्ञा दी। चलिए भाई, ये आपके हो गए युग प्रवर्तक की संज्ञा किसने दी? के एम मुंशी ने दी। तो ये हो गया। इसी क्रम में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सब आपका एक क्रमबद्ध तरीके से आप याद करेंगे तो ये याद होगा। अगली घटना है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। तो चलिए अगली घटना हम क्या देखते हैं? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज आपका क्या होता है? सम्मेलन होता है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका जो होता है ये 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931, 1 दिसंबर 1931 ईस्वी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये आपका हो गया। अब स्थान वही है सेंट जेम्स पैलेस लंदन। स्थान कहाँ पर है भाई? सेंट जेम्स पैलेस। ये आपका कहाँ पर? लंदन में। भारत सचिव सैमुअल होर हैं। भारत सचिव आपके कौन हैं? सैमुअल होर हैं। और मंत्री प्रधानमंत्री आप मैकडोनाल्ड हैं। मैकडोनाल्ड हैं। महात्मा कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कौन यहाँ पर पहुँचते हैं? प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी। महात्मा गांधी SS राजपूताना जहाज से, ये भी आपसे प्रश्न आ चुका है, राजपूताना जहाज से ये क्या होते हैं? पहुँचते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ क्या बनती हैं? यहाँ पर दो बातें, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग को लेकर और मोहम्मद अली जिन्ना ने पृथक निर्वाचन को लेकर यहाँ पर भी अपने बातों पर अड़े रहे और इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, क्योंकि ये बात मानने के लिए महात्मा गांधी तैयार नहीं थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया था। तो यहाँ पर क्या हुआ? कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी पहुँचे। किन बातों को लेकर सहमति नहीं बन पाई? अंबेडकर का अलग और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से ये पृथक मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात को लेकर अड़े रहे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। और फिर आते हैं महात्मा गांधी तो ये कहते हैं हमने अपना झंडा नीचा होने नहीं दिया, बाकी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस प्रकार की घटना होती है। यहीं पर दो हैं आपके, एक आपके हैं फ्रैंक मॉरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा। अर्धनंगा फकीर। और विंस्टन चर्चिल ने देशद्रोही फकीर कहा। देशद्रोही फकीर। तो इस प्रकार से ये दो आपके शब्द हैं जो आपसे हमेशा क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। किसने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर? फ्रैंक मॉरिस ने कहा अर्धनंगा फकीर कहा और कहा कि ये
सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए इस अर्धनंगे फकीर का दृश्य ही देखने लायक था। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि इस देशद्रोही फकीर को सरकार समकक्ष बैठाकर बात कर रही है। इस प्रकार की बातें यहाँ पर की गई किस गोलमेज सम्मेलन के दौरान? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। यहाँ पर ये है गोलमेज सम्मेलन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये हो गया भाई आपका। चलिए इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जब महात्मा गांधी बिना निर्णय के वापस आते हैं, यानी कोई निर्णय यहाँ पर नहीं हो पाता है, तब ये लिनलिथगो से आपके क्या होते हैं, मिलना चाहते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो गवर्नर जनरल। लॉर्ड कौन है? लॉर्ड हो गए आपके लिनलिथगो। और लॉर्ड लिनलिथगो से मिलना चाहते हैं, लेकिन ये मिलने से क्या करते हैं? मिलने से इनकार करते हैं। मिलने से क्या कर देते हैं? इनकार। और तब ये द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की चेतावनी देते हैं। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ध्यान रखिएगा, जब यहाँ से लौटने के बाद महात्मा गांधी वायसराय लिनलिथगो से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं मिलते हैं, तब ये द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की चेतावनी देते हैं कि अब हम द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे। और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1932 से 1934 ईस्वी तक चला। तो ये हो गया आपका द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन इसी समय एक घटना होती है, और चूंकि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को कमजोर करना, भारत को कई भागों में विभक्त करने की नीति मैकडोनाल्ड के दिमाग में आती है, और उन्होंने एक सांप्रदायिक पंचाट जारी किया जिसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं कम्युनल अवार्ड, या इसी को हम कहते हैं कम्युनल अवार्ड, या हम इसी को कहेंगे पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट आपका क्या होता है? जारी किया जाता है किसके द्वारा? किसके द्वारा? मैकडोनाल्ड द्वारा। तो चलिए भाई, जिसे हम कहते हैं कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक पंचाट। जब इधर महात्मा गांधी क्या करते हैं? द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की चेतावनी देते हैं 32 में और शुरू करते हैं, इसी समय रैमजे मैकडोनाल्ड, कौन हो गए? रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया? मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचाट जारी किया, जिसे हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं। और ये घोषणा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को किया। 16 अगस्त 1932 ईस्वी। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया, और इसी को हम कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। ये कब का है? 16 अगस्त 1932 ईस्वी। अब इसमें क्या किया गया? 11 समुदाय इसमें शामिल किए। कितने समुदाय? 11 समुदाय। पहले से ही आप देख रहे हैं कि पहले से आपके 1919 में भी ईसाई आपके अलग हो गए, सिख को आपका अल्पसंख्यक, और अब की बार 11 समुदाय में एक और आपके शामिल कर लिए गए, जैसे दलित वर्ग का अलग प्रतिनिधित्व। दलित वर्ग को क्या किया गया? अलग प्रतिनिधित्व प्रदान करने की बात इसमें की गई। दलित वर्ग को क्या किया गया? अलग प्रतिनिधित्व। प्रांतीय विधानमंडल में अलग प्रतिनिधित्व की बात की गई। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अलग प्रतिनिधित्व की बात यहाँ पर की गई। अब आइए मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं, हालांकि इससे कुछ समय के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी प्रसन्न होते हैं कि अब हमारी जो मांग थी वो क्या कर ली गई? स्वीकार कर ली गई।
और 16 अगस्त 1932 ईस्वी बात है, 11 समुदाय इसमें क्या थे, शामिल हो गए। यानी भारत को कई टुकड़ों में बांटने की इनकी क्या बन गई, योजना बन गई। और इसी समय 20 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी ने क्या किया भाई, महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन शुरू कर दिए 20 सितंबर 1932। ये आमरण अनशन करने लगे। उस समय ये कहाँ पर थे, यरवदा जेल। यरवदा जेल आपका कहाँ है, यरवदा जेल आपका है पुणे में। पुणे यरवदा जेल में इन्होंने क्या किया, आमरण अनशन शुरू किया। और जब आमरण अनशन करते हैं तब मदन मोहन मालवी, राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास, और कौन, पुरुषोत्तम दास के सहयोग से महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य एक समझौता होता है। किनके बीच, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर के मध्य क्या होता है, समझौता। अम्बेडकर के मध्य समझौता। और ये समझौता आपका कहाँ पर होता है, ये समझौता आपका होता है पुणे में होता है। स्थान आपका कहाँ, पुणे महाराष्ट्र। कब होता है, 26 सितंबर 1932 ईस्वी। और इसी को पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पूना समझौता कहते हैं। ये सब प्रश्न आपके हमेशा पूछे जाते रहते हैं, पूना समझौता कहते हैं। तो ये हो गया आपका, देखिए एक दूसरे से जुड़ी हुई ये सब घटनाएं हैं आपकी। और ये पूना समझौता आपका हो गया 26 सितंबर 1932 ईस्वी। अब इस समझौते में यानी अम्बेडकर संतुष्ट कैसे हुए या इन्हें संतुष्ट कैसे किया गया, तो ये बताया गया कि प्रांतीय विधानमंडल में क्या किया जाएगा। अब प्रांतीय विधानमंडल जो आपका होगा, प्रांतीय विधानमंडल में 147 सीट आपकी क्या कर दी गई, आरक्षित कर दी गई। 147 सीट क्या कर दिए, आरक्षित कर दिए, आरक्षित। और केंद्रीय विधानमंडल में 18% आरक्षण दिया गया। 18% क्या किया गया, आरक्षण दिया गया। यही आपका निर्णय लिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में कितना भाई, 18%। और प्रांतीय विधानमंडल में कितना, प्रांतीय विधानमंडल में 147 सीट क्या की गई, आरक्षित कर दी गई। तो यही निर्णय यहाँ पर हुआ। आगे हम चलते हैं। अगली घटना आपकी क्या होती है, जब ये सब स्थितियां बनती हैं, अब अगला जो आपका कदम होता है वो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की भी सिर्फ हमें डेट ही जानना है, बहुत यहाँ पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। 24 दिसंबर 1932 ईस्वी कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ये आपका हो गया तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो हम जान लिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 में सम्मेलन होता है। कौन सा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। स्थान आपका वही है, स्थान आपका वही है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद की घटना आपकी होती है, जब हम आगे बढ़ते हैं इसी समय
महात्मा गांधी तो हरिजन उत्थान के लिए आपको पढ़ाया जा चुका है। महात्मा गांधी हरिजन उत्थान के लिए कार्य करने लगते हैं। 32 से 34 तक ये सक्रिय राजनीति से क्या लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं। 20 दिन का उपवास रखते हैं। 20 दिन का उपवास रखकर आत्मा की शुद्धि के लिए फिर पूरे देश का ये क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। और सबसे ज़्यादा इनका विरोध हुआ, बिहार में विरोध भी इनका किया गया। तो इस प्रकार से अब इस समय जब महात्मा गांधी सक्रिय राजनीति से संन्यास लेते हैं और आपको बताया गया है कि 1924 से 1934 ईस्वी के बीच क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण, तो क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियां भी क्या हो गई थी, तेज हो गई थी। 1932 से 1924 से 34, तो यहाँ पर हमने देखा अब इसी समय आपका साइमन आयोग भी आपका आया। साइमन आयोग से लोग संतुष्ट नहीं हुए और इसी साइमन आयोग से पृष्ठभूमि आपकी बनती है भारत शासन अधिनियम 1935। तो आगे हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं भारत शासन अधिनियम, शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये हो गया, या भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये आपका है। इसकी पृष्ठभूमि साइमन आयोग से होती है। इसकी पृष्ठभूमि कहाँ पर बनती है, साइमन आयोग। साइमन आयोग 1930 ईस्वी में इसके प्रस्ताव को क्या किया गया, इसके प्रस्ताव को तीसरे गोलमेज सम्मेलन में 1930 में ये स्वीकार हुआ और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में इस पर चर्चा हुई। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में इस पर क्या होती है, चर्चा होती है, चर्चा होती है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि साइमन आयोग पर किस गोलमेज सम्मेलन में, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में चर्चा होती है। 1930 ईस्वी में रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। यह साइमन आयोग 1930 में क्या प्रस्तुत हुई, रिपोर्ट। और इस पर चर्चा कब हुई, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में इस पर क्या होती है, चर्चा होती है। 1933 ईस्वी में एक प्रस्ताव तैयार होता है जिसे कहा गया श्वेत प्रस्ताव। जिसे क्या कहा गया भाई, श्वेत प्रस्ताव। और इस श्वेत प्रस्ताव पर एक समिति बनाई गई। क्या बनाई गई, समिति। और इस समिति के अध्यक्ष थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड थे। रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में क्या बनाई गई, रैमजे मैकडोनाल्ड तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और ये जो आपका इस समय हमारे यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस हुआ है, जो समिति आपकी बनी थी, इस समिति के अध्यक्ष आपके थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो गवर्नर जनरल या वायसराय हम कहते हैं, ये आपके क्या थे, इस समिति के क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। 1934 ईस्वी में इस प्रस्ताव को ब्रिटिश संसद में, 34 ईस्वी में क्या किया गया, प्रस्ताव को ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, के समक्ष क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। और ये आपका 1935 ईस्वी में क्या हुआ, लागू हुआ। और ये लागू हुआ किस नाम से, भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 की ये पृष्ठभूमि है। ये पृष्ठभूमि आपकी कैसे बनती है, ये आपको यहाँ पर बताया गया कि 1935 ईस्वी यानी 2 अगस्त की बात कर लिया जाए कि 2 अगस्त 1935 ईस्वी में ये प्रस्ताव क्या हुआ, पारित हुआ। और ये 1935 है आपका
2 अगस्त 1935 को ये क्या हुआ, लागू हुआ। इसी को भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है। इसको हम संविधान के अंतर्गत ही यहाँ पर देखते हैं, लेकिन इतिहास में इस तरह की जो आपकी घटनाएं थी इन्हें हम आपको यहाँ पर बता दिए कि इतिहास में ये आपका है कैसे ये प्रस्ताव आपका बनता है। साइमन आयोग की रिपोर्ट, ये आपकी रिपोर्ट को, प्रस्ताव को माना गया। फिर तीसरे गोलमेज सम्मेलन में इस पर चर्चा हुई। फिर एक श्वेत प्रस्ताव आपका तैयार हुआ। फिर इसके लिए एक प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति जिसे हम कहते हैं, संयुक्त प्रवर समिति आपकी गठित होती है। और इस संयुक्त प्रवर समिति के अध्यक्ष आपको कौन बनते हैं, लॉर्ड लिनलिथगो को बनाया गया। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट या प्रस्ताव 1934 में ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। और यही प्रस्ताव आपका पारित हुआ कब, 1935। और 1935 में कब, 2 अगस्त 1935 ईस्वी, जिसमें 321 धारा और 19 परिशिष्ट थे। कितनी धारा, 321 धारा और 19 परिशिष्ट ये आपके थे। अब 1935 के जो भारत शासन अधिनियम में है, 1935 के भारत शासन अधिनियम की कुछ बातें हैं। जैसे यहाँ पर 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत कुछ प्रस्ताव हैं कि भारत में एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना, और वो कहाँ पर किया गया, दिल्ली में। कहाँ पर किया गया, दिल्ली में। 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत एक केंद्रीय न्यायालय आपका बना। वो कहाँ बना, दिल्ली में बनाया गया। दिल्ली में बना 35 अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में। और मॉरिस गुयर इसके क्या बने, मॉरिस गुयर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने। कौन बने भाई, मॉरिस गुयर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर अब प्रांत से द्वैध शासन हटा दिया गया। प्रांत से द्वैध शासन को हटाकर कहाँ कर दिया गया, द्वैध शासन को हटाकर कहाँ पर कर दिया गया, केंद्र में। केंद्र में दोहरा शासन आपका हुआ। केंद्र में क्या हुआ, दोहरा शासन। ये 2 भागों में बांटा गया। एक आपका आरक्षित, एक आपका क्या हुआ, आरक्षित, और एक आपका हुआ हस्तांतरित। आरक्षित और हस्तांतरित विषय के रूप में, हस्तांतरित। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा ये सब बातें किसकी हैं, 1935 के भारत शासन अधिनियम। केंद्रीय न्यायालय भी बनाया गया कुछ प्रांतों को। यहाँ पर कुछ और बातें हैं, जैसे पूछा गया प्रश्न है, वर्मा को अलग किया गया। वर्मा को क्या किया गया, अलग किया गया। बरार को मध्य प्रांत में मिलाया गया। बरार को कहाँ पर, मध्य प्रांत में मिलाया गया। ओडिशा बिहार अलग हुए। ओडिशा बिहार आपके क्या हो गए, अलग हुए। कोई भी देशी रियासत आपकी यहाँ पर देख लेते हैं। देशी जो रियासतें हैं, देशी रियासत ब्रिटिश भारत में शामिल हो सकती थी। ब्रिटिश भारत, जो उस समय ब्रिटिश भारत था, में शामिल हो सकती थी। इस तरह की सभी बातें इसमें की गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम। और इसी में प्रांत पर शासन करने का अधिकार भारतीयों को दिया गया था। और इसी के तहत 1937 ईस्वी में चुनाव होता है। 1937 ईस्वी में क्या होता है, चुनाव होता है। तो आगे की घटना जो हमारी होगी ये यही होगी आपका 1937 ईस्वी, जिसे हम कहते हैं प्रांतीय चुनाव। प्रांतीय चुनाव 1937 ईस्वी। देखिए अब यहाँ पर कभी कभी जब आप आने जाएंगे इस प्रस्ताव को, 1935 भारत शासन अधिनियम को, 1935 के भारत शासन अधिनियम को जिन्ना ने स्वीकार नहीं किया। जिन्ना ने कहा कि भाई ये एकदम क्या है, सड़ा हुआ है, ये सड़ा हुआ प्रस्ताव है, ये सड़ा हुआ प्रस्ताव है। ये बात किसने कही थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। और यहाँ पर गोपालाचारी ने कहा कि ये दोहरा शासन द्वैध शासन से भी अधिक घातक है। राजगोपालाचारी
चारी ने क्या कहा इसे, ये दोहरा शासन से भी घातक है, दोहरा शासन से भी घातक है, ये इसे घातक बताया। इसी प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का अधिकार पत्र कहा इसे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, दास्ता का अधिकार पत्र, दास्ता का अधिकार पत्र संज्ञा दी। किसे, 1935 के भारत शासन अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र। दोहरा शासन से भी घातक, सड़ा हुआ, बिल्कुल निकृष्ट, किसने कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। और एक ऐसी मशीन जिसमें ब्रेक अनेक हैं लेकिन इंजन नहीं, कहें एक ऐसी मशीन आपकी है जिसमें क्या है, ब्रेक तो अनेक है, यही पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक ऐसी मशीन, एक क्या है, ऐसी मशीन जिसमें ब्रेक अनेक हैं, इंजन नहीं है। ब्रेक क्या है, अनेक हैं लेकिन इंजन नहीं है। और जो इंजन नहीं तो आपका ये मशीन चलेगी कैसे, इंजन नहीं। यही है आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम पर इन लोगों का ये कथन है। आइए आगे हम चलते हैं। प्रांतीय चुनाव, चुनाव आपका होता है, प्रांतीय चुनाव तक आज हम लोग देखते हैं कि प्रांतीय चुनाव, और प्रांतीय चुनाव आपका होता है 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी प्रांतीय चुनाव की बात करते हैं। प्रांतीय चुनाव 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत, 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत कब होते हैं, 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में होते हैं। और यहाँ पर जो आपके हैं 11 प्रांत थे उस समय। प्रांत कितने थे आपके, 11 प्रांत थे, 11 प्रांत थे। जब प्रांतों पर शासन करने का अधिकार भारतीयों को दिया गया 35 में, तो इसी समय भारत में अनेक पार्टियां बनती हैं। अनेक क्या बनती हैं, पार्टियां भी आपकी क्या होती हैं, जैसे एक यूनियनिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी। तो इस प्रकार से अनेक पार्टियों का क्या होता है, गठन होता है। और इस चुनाव में आपका असेंबली सीटों की संख्या 1785 थी। असेंबली सीटों की संख्या कितनी थी, असेंबली सीटों की संख्या 1785 थी, 1785 थी, जिसमें से 711 सीट किसने जीता, कांग्रेस ने। असेंबली सीटों की संख्या कितनी थी, 1785, जिसमें 711 सीटों पर किनको सफलता मिलती है, कांग्रेस को। प्रांतों की संख्या कितनी है, 11 प्रांत हैं। अब आगे यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इस समय आज जैसे हम प्रांत के प्रधान मुख्यमंत्री के नाम से हम जानते हैं, लेकिन उस समय प्रांतों में आपके प्रधानमंत्री के नाम से जाने जाते थे। तो आइए यहाँ पर 11 प्रांत में, जिनमें चुनाव जब आपका होता है 11 प्रांत में, तो चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में आपका कौन, सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस, यानी सर्वाधिक सफलता असेंबली सीटों में भी आप देख रहे हैं किसको मिलती है, कांग्रेस को। 11 में हम देखते हैं 5 में बहुमत इनका था। 5 में इनका क्या था, पूर्ण बहुमत था। पूर्ण बहुमत कितने में था, यहाँ से प्रश्न पूछता है, ध्यान रखिएगा। 5 में इन्हें पूर्ण बहुमत था। एक कौन, बम्बई, एक आपका कौन हो गया, बम्बई में सबसे बड़े दल के रूप में, ये आपकी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई। सबसे बड़े दल के रूप में कहाँ पर, मुंबई में।
5 में 11 में 5 में पूर्ण बहुमत किसकी स्थिति है? ये कांग्रेस की। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस 5 में पूर्ण बहुमत आपकी प्राप्त करती है। एक मुंबई में सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आती है। तो इस प्रकार से प्रारंभ में कितने प्रांत में? प्रारंभ में ही 6 प्रांत में सरकार ये बनाते हैं। प्रारंभ में ही कितने प्रांत में सरकार? 6 प्रांत में सरकार बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ कई बार पूछा गया है पूर्ण बहुमत कितने पर इनको मिला? 5 पर। एक में सबसे बड़े दल के रूप में आते हैं बंबई में। तो शुरुआत में ही प्रारंभ में ही कितने में सरकार बनाते हैं? 6 प्रांत में सरकार। और बाद में पश्चिमोत्तर और असम में भी ये सरकार बना लेते हैं। असम में क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं। तो इस प्रकार से अब 2 और हो गए, तो कुल कितने हो गए? 8 प्रांत में ये क्या करते हैं? 8 प्रांत में इनकी क्या बन जाती है? सरकार। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 में सबसे पहले ये क्या थे? पूर्ण बहुमत में थे पहले ही चरण में। 1 में सबसे बड़े दल के रूप में आए। 2 इनमें बाद में शामिल हो गए। तो कुल कितने में सरकार बनाए? तो कुल तो 8 में, लेकिन पूर्ण बहुमत 5 में। 1 में सबसे बड़े दल, प्रारंभ में कितने पर? 6 में। आगे हम यहाँ पर देखते हैं तो आपके 8 हो गए। 8 में बचे फिर 3, और 3 में एक हो गया आपका पंजाब, एक हो गया आपका बंगाल, और एक हो गया आपका सिंध। एक कहाँ हो गया? सिंध। यानी 3 प्रांतों में ये सरकार बनाने में सफल नहीं होते हैं। कहाँ कहाँ भाई? पंजाब में सिकंदर हयात खां, बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में यहाँ पर क्या बनती है? सरकार बनती है। पंजाब में सिकंदर हयात खां, बंगाल में फजलुल हक, और सिंध में सरकार इनकी कांग्रेस की नहीं बनती। अब स्थितियाँ क्या होती हैं? यहाँ तक समझ में आया होगा? कोई दिक्कत हो फिर से? 1935 अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतों में चुनाव होते हैं। प्रांत उस समय कितने थे? 11 थे। 11 प्रांतों में असेंबली सीटों की संख्या 1785, जिसमें से कांग्रेस ने कितने पर विजय प्राप्त की? 711 में जीता। अब 11 प्रांतों में प्रारंभ में ये 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त किए। 1 में ये सबसे बड़े दल के रूप में आते हैं बंबई में। प्रारंभ में ही ये 6 प्रांत में सरकार बनाते हैं। बाद में पश्चिमोत्तर और असम में भी सरकार बनाने में सफल होते हैं। तो कुल कितने प्रांत में सरकार बनती है कांग्रेस की? 8। 3 कहाँ जहाँ सरकार नहीं बना पाती? पंजाब, बंगाल और सिंध में इनकी सरकार नहीं बनती है। तो आइए, पंजाब में हमने बता दिया, बंगाल में किसने बनाया, और सिंध। तो ये हो गया आपका। अब आगे की घटना देखते हैं। आगे घटना ये होता है कि सितंबर 1939 ईस्वी सरकार आपकी चल रही है। सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। विश्व युद्ध प्रारंभ। और द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों की अनुमति के भारतीयों को जर्मनी के विरुद्ध कहा जाता है लिनलिथगो द्वारा कि भारत की जनता या भारतीय जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन का साथ देंगे या ब्रिटेन का साथ दे रहे हैं। तो इस प्रकार से बिना पूछे, बिना अनुमति लिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने की घोषणा कर दी जाती है। और इससे प्रांतीय विधानमंडल यानी कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे वो सब क्या होते हैं? रुष्ट होते हैं और कार्यकारिणी से इस्तीफा दे देते हैं। यहाँ तक हमें आज जानना है कार्यकारिणी से इस्तीफा कब देते हैं, क्या करते हैं। तो हमने एक घटना आपको बताया। 3 सितंबर 1939 ईस्वी को भारतीयों को जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन का साथ देने की घोषणा
ब्रिटेन का साथ देने की घोषणा की जाती है। और इससे क्या हुआ कि बिना अनुमति लिए ही भारतीयों को जर्मनी के विरुद्ध की घोषणा नहीं कर सकते हैं। और इससे रुष्ट होकर अक्टूबर 1939 ईस्वी में 39 ईस्वी में कार्यकारिणी से सब क्या कर देते हैं, कार्यकारिणी से इस्तीफा दे देते हैं। कार्यकारिणी से कांग्रेस क्या कर देती, इस्तीफा दे देती है। यानी 8 प्रांतों में कांग्रेस ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। कितने प्रांत में, 8 प्रांत में। और जब 8 प्रांत में इस्तीफा दे दिया, 11 प्रांत कुल थे ही। और इस इस्तीफे का स्वागत किया किसने, मोहम्मद अली जिन्ना और भीमराव अम्बेडकर ने इसका क्या किया, स्वागत किया। तो आइए, और इसी को 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मोहम्मद अली जिन्ना मुक्ति दिवस मनाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना क्या मनाते हैं, मुक्ति दिवस मनाते हैं। तो ये हो गया आपका मोहम्मद अली जिन्ना, ये मुक्ति दिवस मनाते हैं कब, जब कांग्रेस कार्यकारिणी ने क्या किया, इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने का कारण क्या था, बिना भारतीयों की अनुमति से द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन का साथ देने की घोषणा लिथगो द्वारा की गई। और इससे भारतीय रुष्ट हुए, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग क्या हुए, रुष्ट हुए। और कार्यकारिणी से 8 प्रांतों में सरकार से इन्होंने क्या किया, त्यागपत्र या इस्तीफा दे दिया। और ये अक्टूबर 1939 ईस्वी की बात है। और 22 दिसंबर को 1939 ईस्वी मोहम्मद अली जिन्ना ने मुक्ति दिवस मनाया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे धन्यवाद दिवस भी कहा। अम्बेडकर ने धन्यवाद दिवस, कि आपका धन्यवाद जो आप अपनी सरकार से क्या दे दिए, इस्तीफा। क्योंकि चुनाव में दोनों पार्टी की क्या हुई थी, हार। 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनाने में सफल थी। और इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे मुक्ति दिवस कहा और अम्बेडकर ने इसे धन्यवाद दिवस के रूप में कहा। तो ये था आपका 1937 का चुनाव और सरकार का गिरना। आगे हम इसी क्रम में 1939 ईस्वी, 1939 के बाद 40 समय से क्रम से बढ़ते चलेंगे। और मित्र, यदि आपको समझ में आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।